गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज हम उसमें सबसे पहले डिजीज पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरसिस, उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, है ना, डायग्नोसिस देखेंगे और उसका मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू दी angina pectoris introduction. So here angina pectoris is a chest pain resulting from the reduced blood flow to the heart. This is a presentation will explore its pathophysiology, diagnosis, management strategies, improvement of the patient outcome, and enhance the understanding of this prevalent condition. So यहाँ पे क्या है, हम इसमें पैथोफिजियोलॉजिस्ट के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को देखेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, सारी चीज़ों को दर्शाता है और इसके साथ जो ब्लड फ्लो में रिड्यूस हो रहा है, हार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। ओके, तो एंजाइना पेक्टोरसिस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है स्ट्रैंगलिंग इन द चेस्ट। मतलब स्ट्रैंगलिंग इन द चेस्ट मतलब एंजाइना पेक्टोरसिस इज अ मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन। एक मेडिकल टर्म है चेस्ट पेन का, है ना, वही जिसमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है ड्यू टू कॉरोनरी हार्ट डिजीज। किसकी वजह से हो रहा है ये? कॉरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से। अब यहाँ पे एंजाइना इज अ सिम्टम ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड मायोकार्डियल इस्कीमिया। जो एंजाइना है वो क्या है? एक कंडीशन है जो कि इस तरह का सिम्टम शो करती है, मायोकार्डियल इस्कीमिया का। ठीक है, ये क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल जो होती है मायोकार्डियम, वो होती है ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा नीड होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इट नीड्स, दिस इज यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ मोर हार्ट्स आर्टरी, कॉरोनरी ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती है ब्लड को हार्ट की मसल्स में, है ना, वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है ना। तो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है जिसके कारण इस्कीमिया होता है। ठीक है, सो ये एक इंट्रोडक्शन था। तो पहले मैं इसके अकॉर्डिंग बता दूं कि एंजाइना पेक्टोरसिस कैसे कैरेक्टराइज्ड किया गया है। तो एंजाइना पेक्टोरसिस कैरेक्टराइज्ड है, ये एक एपिसोडिक चेस्ट पेन है और डिस्कम्फर्ट है जो कि टिपिकली होता है फिजिकल एक्सटॉर्शन की वजह से या फिर किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, जो कि इंडिकेट करता है और इम्बैलेंस होता है बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर is essential for effective management. एंजाइना पेक्टोरसिस है वो कैरेक्टराइज किसके वजह से किया गया है? एपिसोडिक चेस्ट पेन की वजह से, जो कि डिस्कम्फर्ट भी दिखाता है। यहाँ पे फिजिकल एक्सटॉर्शन होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, इंडिकेट करता है इम्बैलेंस को बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन, है ना, and supply. Understanding its nature is essential for effective management. ठीक है, इसके लिए इसको मायोकार्डियल। अब यहाँ पे बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी और उसके ओवरव्यू के बारे में, पर उसके पहले मैं इसके टाइप्स बताती हूँ। टाइप्स ऑफ एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? इट इज बॉट ऑन व्हेन द हार्ट इज वर्किंग हार्डर देन यूजुअल। ये क्या करता है? कम से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, रेगुलरली पैटर्न को प्रेडिक्ट करना हैपन होते हैं, मतलब मंथ के इवन ईयर्स तक चलता है ये। ठीक है, स्टेबल एंजाइना ये कुछ महीने या उससे भी ज़्यादा समय तक रहता है।
ठीक है। फिर आता है सिम्टम्स आर रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकेशन। सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे रिलीव होते हैं, मेडिकेशन पे। मतलब सिम्टम्स अगर सिम्टोमेटिक्स दिख रहे हैं तो वो क्या कर देंगे, आपको वहाँ पे रिलीफ दे देंगे मेडिकेशन के थ्रू। फिर आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना डज नॉट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न। तो अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया जा सकता। इट अकर वैन एट रेस्ट एंड कंसिडर्ड लेस कॉमन और मोर सीरियस एज इट नॉट रिलीव बाय रेस्ट और मेडिकेशन। यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना में ये एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि रेस्ट कंसिडर्ड होता है, ज़्यादा माना नहीं जाता। इसके कॉमन और मोर सीरियस प्रॉब्लम होते हैं, ये रिलीव्ड होता है रेस्ट और मेडिकेशन से। फिर इसमें वेरिएंट होते हैं एंजाइना में, वेरिएंट एंजाइना। तो इसमें क्या होता है, वेरिएंट में angina also almost always occur during periods of rest, usually at night. Variant angina में होता है, ये पीरियड के टाइम में होता है, तो इसका एक प्रॉपर पीरियड होता है कि मतलब इस टाइम पे होगा, यूजुअली नाइट के टाइम पे। जो ये कॉज करते हैं, स्पैज्म कॉज करते हैं कॉरोनरी आर्टरी में, जिसके थ्रू यहाँ पे लेस ऑफन, मतलब यहाँ पे जो पीपल होते, जो लोग होते हैं वो उनकी जो जिनको वॉल्व डिजीज होती है, जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है, उनमें ये वेरिएंट एंजाइना देखने को मिलता है। फिर आता है माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवस्कुलर एंजाइना में क्या होता है, ये एक टाइप है एंजाइना का, वेयर पेशेंट हैव चेस्ट पेन but do not seem to have blockage in coronary artery। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रोवस्कुलर इसमें एंजाइना में ये एक टाइप है एंजाइना का जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है पर ज़्यादा ब्लॉकेज, इट सीम्स टू बी ब्लॉकेज इन कॉरोनरी आर्टरी। इसमें क्या दिख रहा है, कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। और ये जो पेन है ये किसकी वजह से हो रहा है, टाइनी ब्लड वेसल्स की वजह से, जो कि हार्ट को फीड करती है, आर्म्स को, लेग्स को, है ना। ये फिर इसकी वजह से ये ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो ये माइक्रोवस्कुलर एंजाइना की इसको कैरेक्टराइज किया गया है, जिसमें आर्ट्रियल ब्लॉकेजेस होते हैं और हार्डर होता है इसको रिकॉग्नाइज करना और इसका डायग्नोसिस और इसका प्रोग्नोसिस देखना। ठीक है। फिर आता है साइलेंट एस्ट्रीमिया। साइलेंट एस्ट्रीमिया में क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंस होती है चेस्ट पेन विद ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट और एविडेंस, जिसमें इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड as determined by ECG, exercise stress test and Holter ECG monitoring। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर आते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर पे। तो उसके पहले हम पैथोफिजियोलॉजी देख ले। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना इन्वॉल्व coronary artery disease where narrowed artery limit blood flow, factors such as atherosclerosis, thrombosis or vasospasm contribute to this condition, leading to ischemia and the characteristic pain experienced by patient। इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसोस्पाज्म हो रहा है, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो रहा है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पे इस्कीमिया की कैरेक्टराइज होता है, पेन होता है पेशेंट को। ठीक है। फिर आएगा इसमें देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एंजाइना, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट, है ना, माइक्रोवस्कुलर और साइलेंट इस्कीमिया भी कहा जाता है इसको। तो सेवरल टाइप्स है उसके, है ना, जिससे जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट और डिस्टिंक्ट ट्रिगर, मतलब हर एक इम्प्लीकेशन उनका अलग अलग होता है। ठीक है, उनके कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें बहुत ही क्रूशियल अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना, क्योंकि अगर हमें पता नहीं कि किस टाइप का एंजाइना है तो हम शायद वहाँ पे बाय मिस्टेकन ये हो सकता है, क्योंकि अगर स्टीमिया का है और माइक्रोवास्कुलर का है तो अगर वेरिएंट का अगर डायग्नोसिस किया है तो वहाँ पे दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की। फिर यहाँ पे आता है दोज इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉरोनरी आर्टरी आर ऑल्सो इन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंजाइना। देखो अब यहाँ पे जो कॉजेज और रिस्क फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं एज पे, ठीक है, लाइफस्टाइल पे, पास्ट और करंट मेडिकल हिस्ट्री पे, है ना, और हमारी जो बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है वो। तो सबसे अगर बात करें तो एज, ओल्डर देन 45 एज के जो हो गए उनको, ओके। सो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, पैथोफिजिक्स, इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखिए एज में अगर देखिए तो मेन और वुमेन दोनों में ही बहुत डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। एज में जो मेन होते हैं वो 45 ईयर्स, मोर देन 40 और या फिर ओल्डर देन 45, ओके, और जो वुमेन होती है वो ओल्डर देन 55, इनको ग्रेटर रिस्क होता है इस चीज़ के, ओके। फिर अगर बात करें यहाँ पे एर्थरोस्क्लेरोसिस है तो उसके बाद, या फिर स्मोकिंग या ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटिस है तो उस कंडीशन में भी। फिर आता है यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या है, हाई ब्लड प्रेशर में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना वो ज़रूरी है। फिर आता है एक्सेस इनटेक ऑफ फैट और सॉल्ट।
एक्सेस इनटेक ऑफ फैट और सॉल्ट मतलब ज़्यादा ज़्यादा, जैसे पॉर्क और बीफ का मीट खाना है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आर्टरी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। फिर सॉल्ट, फिर आता है सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे फटीग या फिर ओवरवर्क करना उस कंडीशन में। इमोशनल स्ट्रेस जैसे फ्रस्ट्रेशन और एंगर, फैमिली हिस्ट्री जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ हो, एक्सपोजर होता है कोल्ड और विंड का उस कंडीशन में, किडनी डिजीज हो या फिर थायराइड डिजीज हो, है ना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कार्डियक इस्चीमिया और एंजाइना ये कॉज होते हैं बहुत सारे रीजन की वजह से, जैसे ब्लॉक्ड आर्टरी हो, फिर एरोटिक वॉल्व डिजीज हो, जैसे एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक रिग्रेजेशन, फिर आता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमोनोपैथी, फिर आता है माइक्रोवास्कुलर कंस्ट्रक्शन, फिर आता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉरोनरी आर्टरी स्पैज्म। ये सारी की सारी चीजें इसके कॉज और रिस्क फैक्टर है। फिर बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में कॉमन सिम्टम्स है एंजाइना इंक्लूड चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट में बी डिस्क्राइब एज अ पेन, प्रेशर, टाइटनेस और एक्टिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके, देखो चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, ठीक है, प्रेशर टाइटनेस हो रही है, एक्टिंग हो रही है, ये सारी कुछ चीजें इसमें इसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होगा कि ना इसमें वही सिम्टम्स में और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस नहीं है। स्क्वीजिंग प्रेशर लगेगा, हैवीनेस लगेगी, टाइटनेस लगेगा, स्क्वीजिंग बर्निंग होगी, एक्टिंग अक्रॉस द चेस्ट ऐसा लगेगा, और चेस्ट के अराउंड में मतलब दर्द होगा, शोल्डर, आर्म, जॉ, थ्रॉट, है ना, बैक ये और टीथ, इन पे अटैक होगा। स्टेबल एंजाइना में 1 to 5 मिनट के लिए तो ये मतलब अटैक देता है, अटैक आता ही है, ठीक है। पेशेंट में ऑल्सो कंप्लेन सिम्टम्स इंक्लूडिंग स्वेटिंग होगा, पैलर होगा, कामनेस होगी, नोजिया होगा, हार्टबर्न होगा, वोमिटिंग होगी, क्रैम्पिंग होगा। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राफी दोनों चीज़ें ही हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राफी करनी है, चेस्ट एक्सरे करना है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट और कॉरोनरी एंजियोग्राफी भी करनी है। फिर आता है हॉल्टर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, पोर्शन एमिशन टोमोग्राफी भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए लेवल फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, है ना। तो ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करेंगे। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। देखो, सेवरल रिस्क कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ angina include hypertension, high cholesterol, smoking, diabetes and sedentary lifestyle। तो इसमें क्या है, हमेशा मैनेज करना है कि और रिड्यूस करना है इंसिडेंस रेट को एंजाइना के। तो मैनेजमेंट में क्या है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट कहा जाता है, उसमें ऑक्सीजन थेरेपी, नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स, प्रेपेनॉल, मेटोप्रोल और एथेनॉल देना पड़ता है।
ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं, जैसे नेफिडिफाइन, है ना, आइसोब्रॉइड, एम्ब्लोडिफाइन, मोनोट्राइड, है ना, नेक्रोडिल, ये सारी चीज़ें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आएगी। एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन में जैसे एस्पिरिन, ट्रैकोडिपाइन और हेपेरिन, ये सारी को देना पड़ता है। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जैसे कि स्टेन रिड्यूस, जैसे कि HMG रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये बताया। उसके बाद एंटी प्रेजेंटेटिव एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी देने होते हैं। फिर नॉन फार्माकोजेनिक इंटरवेंशन करेंगे तो इसमें बेड रेस्ट होगा, इमोशनल रेस्ट, मॉनिटर्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना। तो ये सारे कुछ किसके अंदर करेंगे हम, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में, ठीक है। फिर आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट में। तो इसमें 5 तरह की सर्जरी परफॉर्म होती है। एक होता है कॉरोनरी सेंट जो डलते हैं वो, ठीक है। एक आता है पंचरस ट्रांसम्यूनल कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है, जिसको हम PTCA भी बोल सकते हैं। फिर आता है कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, जिसको CABG बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है एर्थियोटॉमी। फिर नेक्स्ट इज ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रिवेस्कुलराइजेशन, ये भी करेंगे। तो सर्जिकल इंटरवेंशन और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजीज बना के। फिर आता है लाइफस्टाइल चेंजेस करना, है ना। तो वही लाइफस्टाइल में स्मोक वगैरह क्विट करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, है ना। हेल्दी स्टेटस रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है, एक्सरसाइज करनी है ना, चेस्ट कंजेशन ना हो। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन में प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी इसेंशियल है पेशेंट की केयर के लिए। तो रिकॉग्नाइज करना उसकी पैथोफिजियोलॉजी एक्यूरेट डायग्नोसिस के साथ, और मैनेज करना उसको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको इम्प्रूव करे, जिससे कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो और इन्हेंस हो क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो ये किसके अंदर था, कंक्लूजन के अंदर। सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।